प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों की समीक्षा की। भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई जानकारी। पीएम ने कहा, नई और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रहें तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित किया राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन। कहा, पिछली सरकारों ने रेलवे को चढ़ाया राजनीतिक स्वार्थ की भेंट। अब भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर किया जोरदार वार। कहा, कुछ लोगों ने मोदी की छवि धूमिल करने के लिए दे रखी है सुपारी। देश की जनता को बताया अपना सुरक्षा कवच। कहा, तुष्टीकरण नहीं, देशवासियों का संतुष्टीकरण है हमारा मंत्र। बिहार में रामनवमी पर हिंसा मामले में घिरी नीतीश कुमार सरकार। भाजपा बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा, नहीं संभल रही है राज्य की कानून व्यवस्था। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मिजोरम को कई परियोजनाओं की दी सौगात। जोखा वसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का किया उद्घाटन। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में शांत, स्थिरता और विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा कि वे नई उभरती चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक और आवश्यक हथियारों से लैस किया जा रहा है। भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों तथा संचालन की समीक्षा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष भर चलने वाले विभिन्न सम्मेलनों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण और आपदा के समय मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की सराहना की। सम्मेलन के अंतिम दिन डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, आत्मनिर्भरता और अग्निवीर की भर्ती जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। 3 दिन के सम्मेलन में तीनों सेनाओं के उच्चाधिकारी शामिल हुए। यह सम्मेलन 30 मार्च को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और साथ ही साथ बदलते भारत की बदलती रेल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले एक समय में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार संतुष्टीकरण पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों द्वारा उनकी छवि खराब करने पर भी हमला बोला और कहा कि उन्हें जनता का सुरक्षा कवच हासिल है। ये नए भारत के कौशल, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को दिखाने वाला पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वदेशी स्तर पर डिजाइन इस अत्याधुनिक ट्रेन से मध्य प्रदेश और देश की राजधानियों के बीच यात्रा और सुगम हो गई है। ये देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। पीएम मोदी ने इस वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण भी किया। पीएम ने ट्रेन में सवार बच्चों, युवाओं और चालक दल से बातचीत। पीएम को अपने पास पाकर बच्चों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। कई छात्रों ने पीएम को अपनी कविताएं भी सुनाई। आओ हम सब भरे उड़ान, भारत को श्रेष्ठ बनाने में दें अपना योगदान। भारत को ख्याति दे विश्व भर, आओ हम सब बनाए भारत को आत्मनिर्भर। सब मिलकर आए साथ साथ, होगा सबका साथ, सबका विकास। आओ हम बनाए भारत को महान। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे कामों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों का ध्यान तुष्टीकरण पर था, लेकिन उनकी सरकार देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर
उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद बना बनाया रेलवे नेटवर्क मिला था। अगर तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बनाया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। पीएम ने कहा कि बीते 9 वर्ष में भारतीय रेल को दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी। कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। रेलवे के आधुनिकीकरण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से ही कुछ लोगों का प्रयास है कि मोदी की छवि को खराब किया जाए। पीएम ने कहा कि देश के लोग मोदी का सुरक्षा कवच हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर हैं और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि कई पैमानों पर जिस मध्य प्रदेश को कभी कमजोर माना जाता था, वही राज्य आज कई क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुका है। पीएम मोदी ने आशा जताई कि मध्य प्रदेश को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोफेशनल्स, नौजवानों और कारोबारियों के लिए नई नई सुविधाएं और अवसर पैदा करेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात हाईकोर्ट से करारा झटका खाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद पर राजनीति बंद नहीं की है। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने डिग्री विवाद पर अस्तरहीन बातें कही। अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा ने करारा पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल कानून और अदालत की बात भी मानने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट से मिली हार और जुर्माने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विवादों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को फिर केजरीवाल ने वही राग अलापने का प्रयास किया। भाजपा ने केजरीवाल के ताजा बयान पर जोरदार पलटवार किया। भाजपा ने केजरीवाल के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह की भाषा, शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वो निम्न स्तर की है। भाजपा ने केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कानून और अदालत की बात भी मानने को तैयार नहीं हैं। भारत में लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था के प्रति अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं विपक्षी दल लांघते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका भ्रष्टाचार अब पूर्णतः स्थापित होता जा रहा है, वह जिस निम्नता तक जाती चली जा रही है, वो सिर्फ कष्ट देने वाला नहीं, आक्रोश देने वाला भी है। ये सारी डिग्रीज पब्लिक डोमेन में है प्रधानमंत्री जी की। इसके लिए कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
आप पब्लिक डोमेन से भी ले सकते हैं और जिसको चाहें पूछ सकते हैं। इसी के कारण आज कोर्ट को जुर्माना लगाना पड़ा, फटकार भी लगानी पड़ी कि होता है ना वेस्ट करना कोर्ट का समय। दूसरी बात, आप पीछे की कई घटनाओं को जोड़ करके देखिए तो यह आपको स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल जो देश विरोधी समूहों का एक मोहरा है, कोर्ट को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने याद दिलाया कि कितनी ही मुद्दों पर केजरीवाल की कथनी और करनी अलग अलग रही है। अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में केजरीवाल को गुजरात उच्च न्यायालय से शुक्रवार को तगड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का 2016 का वो आदेश रद्द कर दिया था जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया था कि वो पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी केजरीवाल को दें। अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका को भ्रामक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामनवमी के दिन जब पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई तो उसी दिन बिहार के कुछ इलाके भी सुलग रहे थे। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस कार्यवाही की जा रही है तो नीतीश कुमार ने दोषियों को सजा देने का भी वादा किया है। हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का सासाराम का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिसे लेकर भाजपा ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा से कई इलाकों में तनाव बरकरार है। रामनवमी के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पहले सासाराम में पथराव और आगजनी हुई, फिर नालंदा में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। हालांकि नालंदा में पथराव के साथ फायरिंग की भी खबर आई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नालंदा में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है और दोषियों की पहचान की जा रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा में पुलिस ने अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस लोगों से शांति की अपील करने के साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों से सावधान भी कर रही है। जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है शहर में, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। जो ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने जो है वो प्लान किया है पूरा जुलूस, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। जो घटना हो गई है उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी, लेकिन आगे किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास ना करें। कल एक बड़ी शांति समिति की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें हर वार्ड से लोगों को हम लोग टाउन हॉल में आमंत्रित करेंगे और उनका भी पक्ष जानेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सूचना लेंगे ताकि अग्रेतर कार्रवाई हम लोग कर सकें और शहर में शांति स्थापित कर सकें। लोग खुद भी शांति स्थापित करना चाहते हैं। हम लोगों को लगातार लोग फीडबैक दे रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों ने शहर की शांति भंग की है, तो लोगों से भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद 2 पक्षों में तनाव हो गया, जिसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा और 2 समुदायों के बीच पथराव और आगजनी के बाद इंटरनेट को अगले आदेश तक इलाके में बंद कर दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों के चुनिंदा लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। इस बीच पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लागू होने के कारण गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि सासाराम में बड़े उत्साह के साथ सम्राट अशोक को याद करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे थे, लेकिन बिहार सरकार सुरक्षा नहीं दे सकी। दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में
बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हिंसा की घटनाओं के बाद स्थिति को तेजी से नियंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा, तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से। एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। बिहार की ताजा स्थिति को लेकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से बिहार की ताजा स्थिति का संज्ञान लेने का अनुरोध किया। हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। दोषियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की कोशिश के साथ साथ दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मिजोरम में 2414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भटके हुए युवाओं से राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। अमित शाह बिहार के दौरे पर पटना भी पहुंचे, लेकिन वे सासाराम नहीं जा सके। फिलहाल गृहमंत्री के पटना के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं रहा। सरकार के लगातार प्रयासों से पूर्वोत्तर भारत अपने विकास की नई इबारत लिख रहा है। इसी कड़ी में मिजोरम को 2414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। गृहमंत्री अमित शाह ने मिजोरम के जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय परिसर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने जोडिन में लाल डेंगा केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिजोरम के लिए 25 अरब रुपए की 11 परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं इस बात का प्रमाण है कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के विकास और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा नॉर्थ ईस्ट शांति, स्थिरता और विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा थी, रेड, रोड और हवाई संपर्क की कमी थी और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। और पिछले 9 साल में मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से और नॉर्थ ईस्ट की जनता के सहयोग से पूर्वोत्तर में हम शांति ला पाए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई है और भारत के बाकी हिस्सों जितना ही विकास नॉर्थ ईस्ट में करने में हमें सफलता मिली। गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भटके हुए युवाओं से राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिजोरम में शांति स्थापना भारतीय लोकतंत्र की जीत का उदाहरण है। राज्य में पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़े बहुत भी संगठन संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं, उनको अपील करना चाहता हूं कि आइए, मेन स्ट्रीम में आइए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनिए और भारत के और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर आपका योगदान दीजिए। मिजोरम ये पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की विजय का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। मिजोरम की यात्रा के बाद गृहमंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। पिछले 6 महीने में ये उनका चौथा बिहार दौरा है। पटना में उन्होंने राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। रविवार को अमित शाह के सासाराम में होने वाले कार्यक्रम को धारा 144 लागू होने के कारण स्थगित कर दिया गया। सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति के कारण यह फैसला लेना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में G20 के शेरपा की दूसरी बैठक केरल में हुई, जिसमें समावेशी,
महत्वाकांक्षी और कार्रवाई उन्मुख एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों में सहमति बनी। G20 शेरपा की इस बैठक में 20 आउटकम दस्तावेजों को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। केरल के कुमारकोम में G20 शेरपाओं की दूसरी बैठक के तीसरे दिन के पहले सत्र की शुरुआत G20 इंडिया के प्रतिनिधियों ने 20 परिणाम दस्तावेजों के लिए आगे बढ़ने का तरीका बनाने के हिस्से के रूप में अपने सुझावों को साझा किया। शेरपाओं ने हरित विकास और जीवन पर चर्चा की। बैठक की जानकारी देते हुए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि रचनात्मक माहौल में सभी बिंदुओं पर ठोस चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 30 शहरों में 50 से अधिक बैठकें हुई। समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्रवाई उन्मुख एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अधिकांश मुद्दों पर आम सहमति बनी है। Had a meeting on green development. We discussed life and we discussed the high principles of life and how to take the sustainable lifestyle and behavior forward. And we discussed the working groups of development, energy transition, the development working group, energy transition, environment and climate sustainability, and also disaster risk reduction. We also deliberated on the path forward for G20 discussions in the lead up to the G20. We also had today 2 presentations on unlocking financing for development, and second one was on macroeconomic outlook and its impact on SDGs. केरल के कुमारकोम में दूसरी G20 शेरपा बैठक से इतर शेरपाओं ने केरल के आतिथ्य का स्वाद चखा। केरल की पारंपरिक पोशाक पहने शेरपाओं ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों के आतिथ्य की प्रशंसा की। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कुमारकोम, केरल। G20 की बैठकों के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक शुरू हुई, जिसमें पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर चर्चा हुई। बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ पर्यटन उद्योग के भागीदारों और इसके अलावा 56 विदेशी प्रतिनिधि और 10 राजदूत शामिल हुए। खूबसूरत वादियों और चाय बागानों से महकता सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हिमालय की गोद में बसा पश्चिम बंगाल के अंचल G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है और लक्ष्य है भारत एडवेंचर टूरिज्म में भी अपना परचम किस तरह फहराए। टूरिज्म का पहला मीटिंग गुजरात कच्छ में हुआ है, उसके बाद दूसरा मीटिंग दार्जिलिंग में हो रहे, तीसरा मीटिंग श्रीनगर में होगा, लास्ट मीटिंग मिनिस्टर्स का मीटिंग टूरिज्म का गोवा में होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी हर स्टेट कैपिटल में G20 का मीटिंग हो रहे हैं। विदेशों से आए तमाम डेलीगेट्स भारत के इस अंचल की खूबसूरती देखकर अभिभूत हैं। दार्जिलिंग पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अपनी चाय के लिए भी मशहूर है। पहले दिन शनिवार को सभी विदेशी मेहमानों को चाय के अलग अलग स्वाद चखाए गए और रात को लोक संस्कृति और जलती मशालों की रोशनी में बागान में चाय तोड़ने का अनुभव भी कराया गया। इस मौके का सूचना एवं प्रसारण सचिव ने भी लाभ उठाया। वो चाय की पत्ती जो आपके दिन की शुरुआत को ताजा करती है, और मेरे साथ है INB सेक्रेटरी जो भी इस लीफ प्लकिंग का मजा ले रहे हैं, और ये एक सेरेमनी के तौर पर है। सर, ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी हाँ, ये बकईबारी टी स्टेट है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है ज्यादा मशहूर एक टी स्टेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G20 के सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं और क्या माहौल है। और आजकल टी प्लकिंग चल रही है और इस समय जो है मूनलाइट के अंदर टी प्लकिंग करी जा रही है और यहाँ के लोकल महिलाओं के साथ आप देख सकते हैं कि माहौल कितना उत्साहदायी है।
सर ये हमारे कल्चर को तो दिखाता ही है, साथ ही जो विदेशी आए हैं उनको भी बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि चाय की पत्ती वो भी मसालों के साथ तोड़ी जा रही है। एक तो अब मेरे को लगता है कि विदेशी जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने चाय पी होगी कभी, जो है कभी तोड़ी और कैसे उगती है तो कभी उन्होंने अनुभव किया नहीं होगा। और दार्जिलिंग टी पूरे विश्व में मशहूर है। अब यहाँ आज उन्हें स्वतः अनुभव मिल रहा है कि दार्जिलिंग के अंदर चाय और दार्जिलिंग की चाय को स्वतः तोड़ने का अनुभव आई थी। मेरे ख्याल से ये उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। दार्जिलिंग अपनी नेपाली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। गोरखा संस्कृति यहाँ की फिजाओं में गूंजती रहती है। मैं इस वक्त हूँ क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि दार्जिलिंग में, और ये लोग नाच गा रहे हैं नेपाली लोक संगीत। ये लोग नेपाली हैं और ये है दार्जिलिंग की शान। सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और भारत चाहता है कि वो जल्द से जल्द टॉप 10 एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाना जाए पूरी दुनिया के अंदर, और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दार्जिलिंग। और नए वित्त वर्ष के पहले दिन आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर आई है। मार्च महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले वर्ष के मार्च के 1,42,95 करोड़ रुपए की तुलना में 13% ज्यादा रहा, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 के आखिरी महीने मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 14वें महीने भी 1.40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना रहा। जब से जीएसटी देश में लागू हुआ है तब से ये दूसरी बार है जब 1.60 लाख करोड़ रुपए से संग्रह अधिक रहा। आंकड़ों के मुताबिक मार्च के कुल जीएसटी संग्रह में 29,546 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 37,314 करोड़ रुपए एसजीएसटी और रिकॉर्ड आईजीएसटी 82,907 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा राजस्व संग्रह में 10,355 करोड़ रुपए का सेस भी शामिल रहा, जिसमें 960 करोड़ रुपए सामान के आयात से मिला है। वित्त वर्ष 2022-2023 में साल भर में जीएसटी राजस्व का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपए रहा। इसके आधार पर मासिक जीएसटी संग्रह का आंकड़ा औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह बनता है। वित्त वर्ष 2022-2023 में जीएसटी का ग्रॉस रेवेन्यू इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% ज्यादा रहा। और बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल की कटाई में देरी हो रही है और अनाज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादकों की कठिनाई को कम करने के लिए केंद्रीय पूल खरीद के लिए वर्तमान रबी विपणन सीजन 2023-2024 के दौरान मानदंडों में विभिन्न छूट के साथ गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में किसानों से खरीदे जाने वाले 10% से अधिक नुकसान वाले अनाज के लिए मानदंडों में ढील दी गई है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक मानदंडों में इस छूट से किसानों को अनाज की संकटपूर्ण बिक्री से निपटने में मदद मिलेगी, जो बेमौसम बारिश से प्रभावित हुई है। खाद्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को भेजे निर्देश में कहा है कि नियमों में छूट के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग श्रेणी में रखा जाएगा और उसका हिसाब अलग से किया जाएगा, जिसका प्राथमिकता के आधार पर निपटान भी किया जाएगा। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।